नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आप सभी के साथ राखी। आ चुकी हूं आज फिर एक नए विषय के साथ। आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में, क्योंकि अब जल्द ही बरसात का मौसम शुरू होगा और बरसात के मौसम में पनपेंगे मच्छर और उस मच्छर की वजह से फैलेगा डेंगू। तो ज़रूरी है कि हम पहले से ही तैयार हो जाएं और डेंगू से लड़ने की तैयारी कर लें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बचाव। अब बचाव आपको क्या करना है, इसके लिए हमें पूरा समझना होगा कि डेंगू आखिर है क्या, कैसे फैलता है और बचाव क्या है। तो इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर पवन पैट्रिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ब्रजवाणी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो डॉक्टर पवन, सबसे पहले तो हम डेंगू के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये डेंगू है क्या। डेंगू वायरस से होने वाला एक रोग है जी, जो कि मुख्यतः मच्छर द्वारा, एक खास मच्छर होता है एडिस मच्छर, जिसके द्वारा काटने से फैलता है। जी। तो डॉक्टर साहब, अगर हम डेंगू के शुरुआती लक्षणों की बात करें तो क्या शुरुआती लक्षण हमें दिखाई देते हैं? देखिए, इसके शुरुआती खास लक्षण मैं आपको बताता हूँ, क्लिनिकल स्पेक्ट्रम बताता हूँ कि इसमें क्या क्या अलग अलग तरीके के लक्षण हो सकते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके के लक्षण हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो ऐसा है कि मेजोरिटी या ज़्यादातर लोगों में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उनमें कोई लक्षण आते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि डेंगू का इन्फेक्शन हुआ और शरीर ने उससे लड़के, अपने प्रतिरोध क्षमता होती है सबकी अलग अलग, उस तरीके से उससे लड़के और फिर उसे ठीक कर लिया। तो कई बार ऐसा होता है हल्का फुल्का बुखार अपना हुआ और ठीक भी हो गया। तो काफ़ी लोगों में एसिम्प्टोमेटिक यानी कि कोई भी लक्षण नहीं हो सकता। दूसरा उस कहते हैं हम क्लासिकल डेंगू फीवर। क्लासिकल डेंगू फीवर में कि उनको बुखार आया, तेज़ बुखार आया, और तेज़ बुखार के साथ इसमें एक खास तौर पे उसे कहते हैं ब्रेक बोन फीवर, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार। तो उसमें काफ़ी तेज़ बुखार आता है, मांसपेशियों में और हड्डियों में काफ़ी तेज़ दर्द महसूस होता है। कुछ लोगों को आंखों के पीछे भी दर्द महसूस होता है। उसके अलावा उल्टी और मतली आना, इस तरीके से उसके कुछ खास लक्षण हैं। और कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि अंदरूनी रक्तस्राव हो। अच्छा। हैमरेज कहते हैं या ब्लीडिंग कहते हैं। तो रक्तस्राव, तो अंदरूनी रक्तस्राव भी, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो उस ब्लीडिंग होने की वजह से तो एक स्पेक्ट्रम ये हो गया कि सिर्फ ब्लीडिंग हुई, ठीक है, पेशेंट किसी शॉक में नहीं गया। और एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, यानी ये ब्लीडिंग ही इस लेवल तक पहुंच जाती है कि पेशेंट एक तरीके के शॉक में चला जाता है। तो शॉक का मतलब है कि हमारे टिश्यूज़ को, हमारे ऊतकों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती जितना उन्हें पहुंचना चाहिए उस तरीके से। तो ब्लड प्रेशर उसमें कम हो जाता है उस तरीके से, और जितनी ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचनी चाहिए टिश्यूज़ में वो पूरी पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से अलग अलग अंगों में उसका नुकसान होने लगता है। तो इसको अगर हम समझें तो एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है क्लासिकल डेंगू फीवर, जिसमें सिर्फ बुखार है। डेंगू हेमरेजिक फीवर कि डेंगू है और संग में हेमरेज भी हो रहा है, अंदर रक्तस्राव हो रहा है। उसी को और आगे अगर ले जाएं तो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं, या ब्लीडिंग की वजह से जो शॉक हुआ उसे कह सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, क्या हम फिर ये समझ सकते हैं कि ये डेंगू जो है ये जानलेवा बीमारी भी है? बिल्कुल, काफ़ी लोग इसमें जान भी खो देते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेके काफ़ी सजग है और काफ़ी प्रोग्राम भी उसके लिए चला रही है। तो इसमें लोगों को बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है, और जब भी बीमार हो या कोई परेशानी हो, मतलब बुखार को ऐसे हल्के फुल्के में ना लें, कई बार वो अलग तरीके का बुखार भी हो सकता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगी कि जो डेंगू का जो मच्छर है वो किस एरिया में ज़्यादा पनपता है और किस समय पे काटता है? हाँ, तो जो इसका मच्छर है खास तौर पे उसे हम कहते हैं एडिस मच्छर। जी। एडिस प्रजाति का मच्छर होता है जो ज़्यादातर दिन में काटता है। अच्छा। तो ज़्यादातर दिन में काटता है, और उसकी एक खासियत होती है कि वो कई लोगों को एक संग काटता है, या एक आदमी को भी कई बार काटता है अलग अलग जगह पे, और कई अलग अलग लोगों को भी काटता है एक ही बार में, जिसकी वजह से अगर और वो मच्छर किस तरीके से इन्फेक्ट होता है, वो किसी इन्फेक्टेड आदमी को पहले काटता है, उसके अंदर वो वायरस पहुंचते हैं, और फिर वो ही मच्छर जब अलग अलग लोगों को काटता है तो उसके लार के थ्रू वो वायरस जो है अलग अलग लोगों में चला जाता है। इस वजह से आसपास के लोगों में कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि आउटब्रेक हुआ, कभी इस तरीके की घटनाएं होती हैं। जी।
तो सर सबसे ज़रूरी होता है प्रिवेंशन। हम प्रिवेंशन के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन एक सवाल और है मेरे मन में कि जैसे किसी को आज डेंगू हुआ, मतलब और उसके बाद क्या कुछ सालों बाद वो वायरस दोबारा से रिपीट होता है बिना मच्छर के काटे हुए? ऐसा भी कभी कोई ऐसा केस आया आपके पास? नहीं, बिना मच्छर के काटे तो नहीं होगा, वो मच्छर के फिर से काटने पे ही होता है, मतलब क्योंकि फैलता तो मच्छर के द्वारा ही है जी। तो इसमें अलग अलग कुछ वेराइटीज़ होती हैं, खासतौर पे डेंगू की 4 वेराइटी होते हैं, उसे हम DENV बोलते हैं। तो DENV 1, 2, 3 और 4, ये खास 4 उसके सीरोटाइप कहते हैं उसे। और उसके जब रिपीट इन्फेक्शन होते हैं, हाँ जी। मान लीजिए पहले एक से इन्फेक्शन हुआ, फिर दूसरा और उसके बाद इन्फेक्शन हो गया, तो मिक्स इन्फेक्शन जब होते हैं तब ये ज़्यादातर खतरनाक रूप लेता है। जी। तो डॉक्टर पवन, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो किस तरीके से हम प्रिवेंशन रख सकते हैं? देखिए, प्रिवेंशन के लिए जो इसका प्रोग्राम चलता है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, तो उसकी एक तरीके से गाइडलाइन है या एक आप रूपरेखा समझ लें। तो उसमें सबसे पहले हमारा डिजीज़ का मैनेजमेंट, तो उसमें अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अर्ली डिटेक्शन का मतलब है कि हम कोई भी बीमारी है तो वो जल्दी पकड़ में आ जाए, जल्दी डायग्नोस हो जाए, उसके हिसाब से उसका इलाज भी चल जाए। तो उसके लिए हमारी एक रैपिड डायग्नोस्टिक किट होती है जो समय को बचाती है अभी तो अभी हमने फील्ड में हम इस्तेमाल करते हैं उसको, रैपिड डायग्नोस्टिक किट को। तो उसके माध्यम से हम जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं और फिर अगर ज़रूरत हो, अगर कोई पॉजिटिव आए तो उसका फिर सही जगह पे, उचित जगह पे इलाज भी उसका हो सकता है। तो सबसे पहला तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है, यानी डिजीज़ मैनेजमेंट है। उसके अलावा डिजीज़ सर्विलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बीमारी हुई है तो वो किस तरीके से फैल रही है। तो सर्विलेंस में ये होता है कि उसको हमें नोटिफाई करना होता है या बताना होता है। तो कुछ इस तरीके के संगठन बने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनी होती हैं जो इस चीज़ को नोट करती रहती हैं कि किसी खास एरिया में कितने केस हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लोग देख रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं। तो एक आदमी हो सकता है मैंने एक पेशेंट देखा हो, आपने 2 पेशेंट देखे हो, है ना, तो हमने मिला के 3 पेशेंट देख लिए। तो ये हम जब दोनों रिपोर्ट करेंगे तब पता पड़ेगा कि फलाने किसी एरिया में, किसी खास क्षेत्र में 3 केस रिपोर्ट हुए हैं, तब ऐसे पता पड़ता है। तो उससे हमें ये समझ में आता है कि हमें वहाँ पे क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, हमें करने की क्या ज़रूरत है वहाँ पे। तो इस तरीके से एक टीम का गठन किया जाता है और वो जाके चेक करती है कि किसी तरीके का आउटब्रेक या एपिडेमिक तो नहीं हो रहा किसी तरीके का, तो वो टीम जाके वहाँ पे चेक करती है। तो डिजीज़ सर्विलेंस एक अलग वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम कहते हैं एक इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट जी। तो वेक्टर जो इसका वाहक है, क्योंकि ये वाहक जनित रोग है, तो जैसे बाकी सब कुछ बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया के लिए भी आपने सुना होगा, वो भी मच्छर से होता है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस है ना, चिकनगुनिया है, तो ये सब नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के प्रोग्राम में आते हैं। उसके अलावा दूसरे भी कुछ वाहक होते हैं, कालाज़र है, लिम्फेटिक फाइलियरिसिस है, तो ये सब के लिए भी हमारा एक प्रोग्राम चलता है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये सब उसी की गाइडलाइन है। तो इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट में हम वेक्टर मच्छर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अलग अलग फेज़ में बात करें तो सबसे पहले उसका फेज़ जैसे मान लीजिए लार्वा, तो लार्वा के मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो लार्वा के मैनेजमेंट के लिए हम केमिकल वाला मैनेजमेंट कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ या कुछ केमिकल का खास तौर पर छिड़काव किया जाता है जिससे कि लार्वा मर सकता है। उसके अलावा बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, गैम्बूसिया कुछ मछली होती हैं जो लार्वा को खाती हैं जी। तो अगर वो उसको खाएंगी तो वो लार्वा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से केमिकल और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो गैम्बूसिया फिश भी हम कुछ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुई लार्वा की बात। उसके अलावा लार्विसाइडल, जैसे मैंने केमिकल के बारे में भी आपको बताया, तो उसका छिड़काव भी हम लोग कर सकते हैं अलग अलग टाइम पे। उसके अलावा लार्वा से बड़ा हुआ मच्छर बन गया, है ना। अब मच्छर को हम काटने से बचाव करना है हमें। तो मच्छर को काटने से बचाव के लिए हम क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ रिपेलेंट आती हैं, क्रीम्स आती हैं, और मच्छर को भगाने के लिए कुछ भी जो इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए हम आजकल उसका इस्तेमाल करते हैं, गुड नाइट रिफिल उसका जी, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा नेट्स आते हैं, ठीक है, उसके अलावा नेट्स आते हैं और हम लोगों को सलाह देते हैं कि वो पूरे बाजू के कपड़े पहने जब खास तौर पे ऐसा वो होता है, तो जिससे कि मच्छर कम से कम काटे। तो एक तो होता है कि हम लार्वा को मार रहे हैं, एक हो रहा है मच्छर से बचाव कर रहे हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया, मच्छर से बचाव के लिए नेट्स का इस्तेमाल, उसके अलावा पूरे बाजू के कपड़े, और मच्छर से बचाव के लिए हम नेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। डॉक्टर पवन, हमारे भारत में क्या स्थिति है डेंगू को लेकर?
देखिए, हमारे भारत में अभी हाल फिलहाल में 2023 तक तो हमारे कुछ केस 2023 में ख़ास तौर पे कुछ केस बढ़कर आए थे। लेकिन 2023 के बाद से 23, 24, 25 केस काफ़ी पहले से कम हुए हैं और उससे होने वाली मृत्यु भी जो है वो भी पहले से कम हुई है। और आगरा क्षेत्र की बात करें तो 2021 में यहाँ पे 1165 केस ही थे जो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे आए हैं 2021 में, और जिसमें 7 मृत्यु भी हुई थी जी। तो लेकिन उसके बाद अभी हमारे सारे केसेस और मृत्यु दर जो उसकी है वो कम हुई है पहले से, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम जो चल रहे हैं ये सब उसका असर है फिर। जी, मतलब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, हाँ। लोग समझ रहे हैं कि डेंगू कितना खतरनाक है, उससे बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारे कुछ राज्य हैं जहां हमारे लिए चिंता का विषय है, खासतौर पे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरला। यहाँ पे हमारे केस अभी भी थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन राज्यों पे भी हमारा खास फोकस है। जी। डॉक्टर पवन, क्या डेंगू मच्छर को पहचानने की भी कोई ऐसी चीज़ है कि हम इसे पहचान सकें कि हाँ ये डेंगू का ही मच्छर है? हाँ, उस पर एक तो दिन में काटता है और दूसरा उस पर चितकबरे डॉट्स होते हैं। अच्छा। टाइगर डॉट्स कहते हैं या चितकबरे डॉट्स होते हैं, ब्लैक डॉट्स होते हैं। तो आप अगर उसे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। हाँ, डॉट्स जैसे वो पैटर्न दिख जाएंगे जी। तो जी डॉक्टर पवन, जैसे कि मलेरिया वाला जो मच्छर है वो गंदे पानी में या कूलर में जमे हुए पानी में ऐसे में पनपता है मलेरिया वाला मच्छर, तो क्या डेंगू का भी मच्छर ऐसे ही स्थानों पर ज़्यादा होता है या ये दिन में जैसे काटता है तो कहीं पर भी नॉर्मल जगह होता है? पनपने की अगर हम बात करें, हाँ, पनपने की अगर बात करें तो इस की खास बात है कि ये ज़्यादातर साफ पानी में अपने अंडे देते हैं और लार्वा जो होते हैं इनके मतलब कंपैरेटिवली साफ पानी में ज़्यादा होते हैं। तो मान लीजिए कहीं पे भी कूलर है तो उसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो गया, हम लोग ऊपर टायर या कुछ घर में उपयोग का कोई सामान नहीं है उसे ऊपर रख देते हैं और पानी उसमें इकट्ठा हो रहा है। जी। तो वो उस तरीके का नाला या कुछ गंदे तरीके का पानी नहीं होता, वो साफ पानी होता है। तो उसमें खास तौर पे ये लोग ज़्यादा पनपते हैं, तो इसलिए आदेश भी है, मतलब इस तरीके से ज़्यादातर माना गया है कि हमें उसका ख्याल रखना है कि ऊपर कहीं पे भी साफ पानी इकट्ठा ना हो। तो कूलर, टंकियाँ, इन सबको हमें अच्छे से ढक के रखना है और ऊपर कुछ इस तरीके की अनुपयोग वाली चीज़ों को ज़्यादा इकट्ठा में नहीं करना और पानी इकट्ठा ना हो, खास तौर पे इसका ध्यान रखना है हमें। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम डेंगू के इलाज के बारे में भी जानना चाहेंगे। अगर किसी पेशेंट को डेंगू होता है तो उसके इलाज की क्या प्रक्रिया रहती है, कितने दिन में जो मरीज है वो स्वस्थ हो जाता है? देखिए, स्वस्थ होने वाली बात तो हर इंसान जो है अंदर से अलग है और हर किसी के, जैसे मैंने लक्षण का स्पेक्ट्रम भी आपको बताया, लक्षण भी अलग हैं। तो सबसे पहले तो खास बात ये, जैसे मलेरिया के लिए मलेरिया की एक दवाई आती है, एक नहीं दवाई आती है और भी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन डेंगू ऐसा बीमारी है जिसके लिए कोई खास दवाई नहीं आती है। तो हम जितने भी ट्रीटमेंट करते हैं वो ज़्यादातर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, उसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट कह सकते हैं। लेकिन अगर ये कहूँ कि इसकी कोई खास दवाई नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर के पास ही जाना है, क्योंकि वही समझ पाएगा कि इसमें हमको क्या देना है। हाँ, तो इसमें कोई खास दवाई ज़रूर नहीं है, लेकिन जो भी इलाज चलेगा वो डॉक्टर की निगरानी में चलना बहुत ज़रूरी है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, लोगों को जागरूकता बहुत इसमें ज़रूरी है कि खुद से दवाई लेके ना इस्तेमाल करें और डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर दिखाएं। जी डॉक्टर पवन, कई बार बोलते हैं कि डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट्स काफ़ी गिर जाते हैं तो उसको चढ़ानी पड़ती है ना, और उसके बाद कई बार लोग के अंदर कुछ मिथ्स भी हैं कि डेंगू हो गया है, प्लेटलेट्स गिर गई हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए बकरी का दूध या शायद कुछ अनार के पत्तों का जूस, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें कम्युनिटी में भी फैलती हैं, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो ये अपनी अपनी धारणाएं हैं, लेकिन कोई इसमें अभी कोई इस तरीके की स्टडी या कोई रिसर्च इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है कि बकरी के दूध से या पपीते के बीजों से किसी तरीके का कोई लाभ मिलता हो, विशेष लाभ मिलता हो। लेकिन ये है कि बकरी का दूध हम लोग ज़्यादातर ऐसे अलाउ कर देते हैं, मना नहीं करते, नुकसान क्योंकि उससे कोई है नहीं। और क्योंकि इसमें कई बार फ्लूइड का लॉस होता है शरीर में, तो फ्लूइड को आप जिस भी तरीके से पूरा कर पाएँ, तो चाहे वो पीने से और चाहे फिर वो भर्ती रहने पे हमें हो सकता है, कई बार हम पानी भी चढ़ाते हैं लोगों को। उसके अलावा प्लेटलेट भी कभी कभी चढ़ाने की नौबत आती है, ज़रूरत पड़ती है। तो अमूमन हम 20,000 से नीचे पे भी प्लेटलेट चढ़ाते नहीं हैं,
और प्लेटलेट अगर कभी चढ़ानी हो तो 10,000 से नीचे पे चढ़ाते हैं, या फिर अगर कोई ब्लीडिंग, कोई चीज़ ऐसी दिखे कि ब्लीडिंग हो रही कहीं पे, मान लीजिए लेटरिन में खून आया या मुंह से खून आया, मतलब अगर ब्लीडिंग का कोई एविडेंस मिलता है तब भी हम प्लेटलेट चढ़ा देते हैं। उस तरीके का हिसाब है। लेकिन ख़ास बात यही है, टैगलाइन यही है कि डॉक्टर को जाके दिखाना है, इलाज डॉक्टर से करवाना है। बिल्कुल, बिना डॉक्टर की सलाह के हमें कोई भी दवाई नहीं लेनी है। अगर बॉडी में कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाना है। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा इस चीज़ में जी, कुछ लोगों की आदत होती है सर दर्द, क्योंकि इसमें सर दर्द भी होता है, मैंने बताया जिस तरीके से सर दर्द और आँखों के पीछे दर्द, तो काफ़ी लोग खुद से जाके डिस्प्रिन ले लेते हैं, और ख़ास तौर पे इसमें डिस्प्रिन मना है डेंगू में। अच्छा। तो ब्रूफिन नहीं खानी है, जैसे ब्रूफिन भी काफ़ी लोग खा लेते हैं, और डिस्प्रिन बहुत आम है लोगों में कि 2 डिस्प्रिन पानी में घोली और इस्तेमाल कर ली, तो ख़ास तौर पे डिस्प्रिन और ब्रूफिन तो नहीं खानी है। तो फिर वो अंत में फिर वही कि मतलब डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें कोई चीज़ इस तरीके से, और ये डिस्प्रिन नुकसान करती है जी। मतलब इन शॉर्ट बात ये है कि अगर बॉडी में कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है तो डॉक्टर को ही जाके दिखाना है, उन्हीं की सलाह पे कोई भी दवाई हमें लेनी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और डेंगू विषय पे इतनी सारी बातचीत करने के लिए। मैं चाहूँगी बस लास्ट में आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज भी आप ज़रूर दें। देखिए, सिर्फ डेंगू ही नहीं, मैं सारी बीमारियों के लिए और भी बीमारियों के लिए बोलना चाहूँगा, डेंगू भी उसमें से एक है। लेकिन उसके लिए ख़ास चीज़ यही है कि हम लोग कई बार चीज़ों को सोचते हैं कि हल्के फुल्के उसमें ठीक हो जाएगी, कवर हो जाएगी, और ऐसे कई बार हमने मरीज़ों को देखा है कि 1 महीने 2 महीने खुद से दवाई लेकर आते हैं और तब उनके केस जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादा तो यही है कि हमेशा डॉक्टरी सलाह से ही लें, और उसके लिए हमने CHC, PHC, सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इतनी जगह सुविधा है सारी जगह, तो आप उस सुविधा का लाभ उठाएं, और जब भी कोई परेशानी हो निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में आप ज़रूर दिखाएँ और लाभ उठाएँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, आज हमने बात की डेंगू के बारे में, जाना कि डेंगू क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, और सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात कि इसके बचाव क्या है। आशा करते हैं कि आप बचाव पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। बरसात का मौसम आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपने बच्चों को घर से बाहर भेजें या खुद भी निकले तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें, घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलर का पानी भी समय समय पर बदलते रहें, यही सबसे बड़ा बचाव है। और रात को सोते वक्त भी आप लोग मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मॉस्किटो से बचने के लिए जो भी क्रीम आती है आप वो लगा सकते हैं, और गुड नाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि मच्छर को काटने से रोकना। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी आप सभी से ऐसी किसी नई जानकारी और किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।